देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे देहरादून से। कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कल शाम 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में बैठक होगी। स्वरोजगार, नई भर्तियों के फैसलों पर मुहर लग सकती है। कई विभागों की नियमावली में संशोधन भी हो सकता है। कोविड-19 से संबंधित मामलों पर भी चर्चा संभव है। तो कल धामी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक होगी। कई मसलों पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में सभी दलों का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर जारी है। सभी दल ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो निकाल रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने आज खटीमा में रोड शो निकाला और इसी के साथ भाजपा की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन भी हो गया। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ रोड शो निकाला। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और अजय भट्ट के अलावा कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तीनों ही तस्वीरें रोड शो की हैं। ये तीनों ही तस्वीरें कार्यक्रम की हैं। किस तरीके से आज विजय संकल्प यात्रा का समापन हुआ है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा, इस दौरान नितिन गडकरी ने रोड शो निकाला। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे। खटीमा में रोड शो के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को देवों की भूमि बताया। इसके साथ ही कहा कि आज 2 लाख करोड़ रुपए से उत्तराखंड की तस्वीर बदल गई। उत्तराखंड के बारे में ये पूरे देश में कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है और इसलिए उत्तराखंड की जनता भी पूरे रूप से पूरे देश को, देश की जनता उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता को देव के रूप में मानती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे आस्था के, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं तो पूरे दुनिया से लोग इस देवभूमि में आते हैं। हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो रास्तों की थी। मुझे याद है कि जब जब उत्तराखंड में आता था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तब भी लोग यही कहते थे कि हमारे रोड सुधर जाए। मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे इस रोड मिनिस्ट्री का कारभार मिला, तब मैंने तय किया था कि उत्तराखंड को मैं 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा और उत्तराखंड की तस्वीर को बदल दूंगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर था, अब तो असली फिल्म शुरू होना बाकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर तक श्रद्धालु जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब देश में विकास करने वाली सरकार है। अब पेट्रोल डीजल की बजाय जल्द ही एथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी। आने वाले समय में यह क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानसरोवर तक आप यहां से रोड से जा सकोगे। तो रोड मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं यहाँ आया हूं। विकास की राजनीति कर रहा है, उत्तराखंड के तस्वीर को बदलना, उत्तराखंड को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना। और वो जो किसान है, मैं भूल गया, मैं 3 महीने में ले चलाता हूं, मैं किसान। इस देश में मैंने इथेनॉल लाया है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब गाड़ियां पेट्रोल पर चलेगी नहीं, फ्लेक्स इंजन आएगा और उसमें 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल डाला जाएगा। इसका ऑर्डर मैंने निकाल। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा कि पहले रुद्रपुर जाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 45 मिनट में रुद्रपुर पहुंच जाते हैं। सीएम धामी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने खटीमा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए।
रुद्रपुर जाने तक 3 घंटे 4 घंटे का समय लगता था और आपने मंत्री के रूप में काम करते ही इसको इतना शानदार हाईवे बना दिया कि आप हमको केवल 45 मिनट यहाँ से रुद्रपुर जाने में लगते हैं। उससे आगे आप जाएंगे काठगोदाम से रामपुर का हाईवे, काशीपुर से लेकर हरिद्वार का हाईवे और देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो 12,000 करोड़ रुपए का आपने एलिवेटेड रोड स्वीकृत किया है, उसके बन जाने के बाद तो मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी पूरी की जाएगी। इस क्षेत्र में ITI नहीं होता था तो ITI बना, इस क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं होता था, सेंट्रल स्कूल बना, इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय नहीं होता था, एकलव्य आवासीय विद्यालय बना। इस क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमको 8 किलोमीटर का ऐसा बाईपास मिला जिसका बनना मुमकिन ही नामुमकिन था। वो बाईपास भी हमारा बनकर 2 महीने में तैयार होने वाला है। हमारा सरकारी अस्पताल आज CT स्कैन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम चीजें उस पर लग गई हैं। इस क्षेत्र में CNG कैंटीन मिलिट्री वालों की बन गई है, उसका काम चालू हो गया है। उसमें आज यहाँ पर पुराने अस्पताल के अंदर चालू है, चकरपुर के अंदर हमारा स्टेडियम बनना शुरू हो गया है, शहर का सौंदर्यीकरण हो गया है। गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस की गुटबाजी का एक पत्र से खुलकर सामने आ गई है, जिसके चलते कांग्रेस के गुट ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण की कार्यशैली से नाराज होते हुए पूर्व CM हरीश रावत को गंगोत्री विधानसभा में चुनाव लड़ने का न्योता दिया है, जो जनपद में अब खूब वायरल हो रहा है। जब उपचुनाव यहाँ पे हो रहा था और उस समय भी आम आदमी पार्टी ने कर्नल कोठियाल साहब ने एक चुनौती दी थी कि अगर उपचुनाव यहाँ से होता है तो कर्नल कोठियाल यहाँ गंगोत्री विधानसभा से लड़ेंगे। और ये चुनौती देने के बाद जो है जिस तरीके से भागी है बीजेपी और उन्होंने मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ा, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और आजकल का जो प्रकरण है जिस तरीके से कोटद्वार में नगर और भाबर मंडल की महिला मोर्चा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा संगठन से हरक सिंह रावत को कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। भाजपा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शशि नैनवाल ने कहा कि कोटद्वार विधानसभा में हरक सिंह रावत ने बहुत ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग और मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन कामयाब हरक सिंह रावत हुए क्योंकि उनके अंदर काम करने की क्षमता है। जो हरक सिंह रावत जी ने कोटद्वार क्षेत्र को जो सौगातें दी हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है, सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि हमारे भाई के द्वारा, माननीय हरक सिंह रावत जी के द्वारा कोटद्वार क्षेत्र में बहुत विकास और ऐतिहासिक काम किया है। और ये कहना चाहूँगी मैं कि जितने काम उन्होंने किए हैं, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग, आप देखिए मेडिकल कॉलेज, आप हमेशा सुनते थे, हर लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने कोशिशें की होंगी, लेकिन कामयाब रहे हरक सिंह रावत जी। वो चीज़ जनता को चाहिए थी, वो चीज़ जनता को मिल रही है, तो जनता को क्यों नहीं माननीय हरक सिंह रावत जी को दोबारा इसी कोटद्वार से, सब लोगों का कर्तव्य फर्ज बनता है कि वो दोबारा से इस कोटद्वार के अंदर उनको दोबारा लाए। और तो देखिए, महिला मोर्चा ने कोटद्वार से चुनाव लड़ाने की मांग की है हरक सिंह रावत को और उनके काम को सराहा है और ये कहा है कि जो काम हरक सिंह रावत ने कोटद्वार के लिए किए वो काम किसी ने नहीं किए, क्योंकि काम करने की क्षमता सिर्फ हरक सिंह रावत में है। इसीलिए महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मांग रखी है कि हरक सिंह रावत को कोटद्वार से ही चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हरक सिंह रावत क्या कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब उनके ही क्षेत्र से मांग खड़ी होने लगी है। महिला मोर्चा ने कोटद्वार से चुनाव लड़ाने की मांग की है और इसके लिए बाकायदा प्रेस वार्ता की है और इस प्रेस वार्ता में अपनी मांग को रखा है और बताया है कि क्यों हरक सिंह रावत को कोटद्वार से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार से ही विधायक हैं हरक सिंह रावत और एक बार फिर से उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मांग अब उठ रही है महिलाओं की तरफ से।
और अगली बड़ी खबर देहरादून से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। 4 बजे मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। विधानसभा चुनावों की अंतिम मतदाता सूची का होगा प्रकाशन। कल जारी की जाएगी अंतिम मतदाता लिस्ट। तो आपको बता दें कि तैयारियां अब पूरी तरीके से अपने चरम पर हैं और इन तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो मतदाता सूची है उसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा चुनावों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कल होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 4 बजे मीडिया सेंटर, शाम 4 बजे मीडिया सेंटर सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पंकज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है प्राची, और इसके मद्देनजर जो निर्वाचन आयोग है वो लगातार अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। आज जो मतदाता सूची है उसमें तमाम मतदाताओं के प्रकाशन का आज अंतिम दिन था और वो आज शाम तक 5 बजे तक पूरा कर लिया गया है। उसी के मद्देनजर कल जो उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम निर्वाचन नियमावली है उसको कल जारी किया जाएगा। कितने मतदाता उत्तराखंड में पड़े हैं और कितनी संख्या कुल मतदाताओं की है, उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। और चुनावों से पहले ये निर्वाचन आयोग की तैयारी है, उसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाओं को आगे और कितने बूथ नए तैयार किए जाएंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, उन तमाम चीजों पर कल जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो जानकारी देंगे। शाम 4 बजे सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अंतिम जो मतदाता सूची उत्तराखंड की विधानसभा चुनावों के लिए रहेगी उसकी जानकारी देंगी। शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो तैयारी है अब उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके साथ ही साथ कितने बूथ होंगे, किस तरीके से चुनाव होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं और उन्हीं चुनावों को, उनकी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का साया भी इन चुनावों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में कोरोना पैर पसार रहा है और एक के बाद एक लगातार जो मामले हैं उत्तराखंड में वो बढ़ते जा रहे हैं। अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में भी अब सख्ती बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के जो केसेस हैं उनमें हर रोज इजाफा हो रहा है। और इसी बीच स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड के पंकज पांडे भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कोरोना लगातार बढ़ रहा है उत्तराखंड में। जी प्राची, सबसे पहले तो बात यह है कि आज तकरीबन 8 महीने बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मामले आए हैं। 310 मामले आज प्रदेश में आए हैं और सबसे ज्यादा 192 मामले देहरादून जिले के भीतर हैं। और पहाड़ की तरफ भी अगर देखें तो पौड़ी में 34 मामले हैं और नैनीताल के में भी 26 मामले हैं। तो इसे देखकर लगता है कि अब लगातार कोरोना की दस्तक जो है उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक हो चुकी है। इसके साथ बड़ी खबर ये है कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे खुद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और उन्होंने जब कुछ दिक्कतें समझी थी उसके बाद टेस्ट कराया था, वो पॉजिटिव आ गए। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अब लगातार कोरोना पांव पसार रहा है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है जो राजनेताओं की रैलियां हो रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है प्रदेश में और लगातार इन रैलियों के चलते हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल आए, बड़ी जनसभा की, उसके बाद पॉजिटिव आ गए। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जी प्राची। बिल्कुल, और देखिए ऐसे में सख्ती बरतना बहुत जरूरी होगा। शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो आज रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, तकरीबन 8 महीने बाद आज रिकॉर्ड मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले देहरादून में सामने आए हैं और इसी वजह से अब चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है उत्तराखंड में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। कल रैली में कई नेताओं ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और इसके अलावा सर्किट हाउस में केजरीवाल ने कई नेताओं के साथ बैठक भी की थी, जिसमें कर्नल अजय कोठियाल समेत 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद थे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज ही कोरोना संक्रमित होने पर खुद ट्वीट करके जानकारी दे चुके हैं। केजरीवाल ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल मौजूद थे देहरादून में, एक जनसभा को संबोधित किया था और उस जनसभा में न सिर्फ बड़ी संख्या में लोग आए थे बल्कि जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो ऐसे में सवाल यही है कि संक्रमण का दर आखिर किस तरीके से फैला। अरविंद केजरीवाल ने कल देहरादून से चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उत्तराखंड में सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है।
केजरीवाल जो एक बड़े संवैधानिक पद पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे पद पर हैं, उनसे इतनी बड़ी लापरवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो उस पार्टी के मुखिया हैं जो बात बात पर सवाल उठाती है, बात बात पर जो है धरने प्रदर्शन करती है और हमेशा सवाल उठाने के मूड में रहती है। कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं ही नहीं, उत्तराखंड की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम उत्तराखंड में किया। क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसके लिए माफ़ी मांगेंगे? देखिए साहब, दुर्भाग्य है समाज को दिशा देने वाले लोग जो तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वही अगर गलत काम करेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। केजरीवाल जी कल उत्तराखंड आए, विशाल इतनी वो उनके कहने के अनुसार सभा को संबोधित उन्होंने किया और आज जाके कोरोना पॉजिटिव आ गई। अच्छा होता अपना टेस्ट करा के वहीं आते। रुड़की से अगली अहम खबर, ड्रग्स विभाग की मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी, नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना पर छापा मारा गया है। छापेमारी में 2 मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पिरान कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रुड़की से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की है मेडिकल स्टोर्स पर। दरअसल नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना मिली ड्रग्स विभाग को, छापेमारी की गई और 2 मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। दरअसल सूचना ये मिली थी कि कुछ मेडिकल स्टोर्स के संचालक नशीली दवाओं की बिक्री कर रहे हैं और इसी सूचना के बाद छापेमारी की गई है। बड़ी बात यह है कि 2 मेडिकल संचालक ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है। नशीली दवाओं की सूचना पर, नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना पर छापा मारा गया। ड्रग्स विभाग ने छापा मारा। पिरान करियर इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर छापेमारी की गई है और 2 मेडिकल संचालक हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक। देहरादून से अगली अहम खबर, बुली बाई ऐप के जरिए महिलाओं की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी महिला को मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, मुख्य आरोपी महिला 3 अकाउंट को हैंडल कर रही थी। बुली बाई ऐप के जरिए महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती थी। जाति, समुदाय विशेष या फिर अन्य महिलाओं की ऐप के जरिए खरीद फरोख्त होती थी। मुंबई पुलिस ने महिला को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तो बुली बाई ऐप जिसके जरिए ये घिनौना काम किया जा रहा था, महिलाओं की खरीद फरोख्त की जा रही थी और आरोपी थी एक महिला, उसे मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। बुली बाई ऐप के जरिए महिलाओं की खरीद फरोख्त होती थी। बड़ा मामला, गंभीर मामला और इसमें मुख्य आरोपी महिला को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विनोद, ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट्स हैं? प्राची, देखिए, एक महिला को उधमसिंह नगर के काशीपुर से गिरफ्तार किया गया है और बुली बाई ऐप के माध्यम से महिलाओं की खरीद फरोख्त का इस पर आरोप है। महाराष्ट्र पुलिस यानी मुंबई पुलिस सुबह ही आज उधमसिंह नगर पहुंची और इस महिला को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी दिल्ली लेकर जाया जा रहा है और तमाम जितनी भी गहनता से जांच है, तमाम हर पहलू पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। और ये महिला 3 अकाउंट को हैंडल कर रही थी और इसमें ये भी माना जाए कि विशेष जाति समुदाय की महिलाओं की खरीद फरोख्त या फिर अन्य धर्मों की जो महिलाएं हैं उनकी। बिल्कुल, देखिए बड़ा मामला और इसमें अब गिरफ्तारी हो गई है। शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, मौसम बदल रहा है अब उत्तराखंड में। जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली सहित नीति माड़ा घाटी में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपंथ, कॉमेंट, हाथी, घोड़ी, पालकी सहित दर्जनों चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं और इसी वजह से पारा लुढ़क रहा है, जिससे ठंड का एहसास भी लोगों को अब ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है। और इसी के साथ 70 का संग्राम में बस इतना ही।